वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवर्स चार्ज कंसेप्ट के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं रिवर्स चार्ज के कंसेप्ट के साथ, लेकिन उससे पहले हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम जानते हैं। सबसे पहले रिवर्स चार्ज को जानने से पहले हमें फॉरवर्ड चार्ज जानना बहुत जरूरी है कि फॉरवर्ड चार्ज क्या है। तो फॉरवर्ड चार्ज क्या है, रिवर्स चार्ज क्या है, आरसीएम में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, आरसीएम कैसे हमें कैलकुलेट करना है, आरसीएम की इनवॉइसिंग कैसे होगी और हमें आईटीसी कैसे मिलेगा, जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 में आरसीएम का कैसे इफेक्ट आएगा, जीएसटीआर 2B में कैसे इफेक्ट आएगा, ये हम डिटेल में जानेंगे। प्लस हम पोर्टल में जाके आपको दिखाएंगे भी कि कैसे इफेक्ट आता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है। जैसे एक सप्लायर है, उसने बी को सर्विस दिया, बी ने ए को 105 रुपया पे किया, टोटल टैक्स के सहित पेमेंट किया। ए ने गवर्नमेंट को 5 रुपया दे दिया और गवर्नमेंट ने बी को क्रेडिट दे दिया 5 रुपए का। तो इस केस में क्या कर रहा है कि जो सप्लायर है वो लाइबल है गवर्नमेंट को पेमेंट करने के लिए, और बी सीन्स एक रजिस्टर्ड पर्सन है और एक परचेजर है, तो उसको क्या मिल गया है, क्रेडिट मिल गया है। किस चीज का, जो उसने टैक्स का पेमेंट किया है, जो इनपुट टैक्स का उसने पेमेंट किया, उसे क्रेडिट मिल गया। तो जहां पर सप्लायर इज लाइबल टू पे द टैक्स, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। तो सिंपली जहां पर ए लाइबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट और बी को क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। तो इस केस में ए के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कंप्लायंस का, ठीक है, कि उसको गवर्नमेंट को देना है, जो भी रिटर्न फाइलिंग वगैरह करना है। अब हम लोग बात करते हैं रिवर्स चार्ज के बारे में, जिसको हम आरसीएम भी बोलते हैं। जैसे ए ने बी को सर्विस दिया, बी ने सिर्फ और सिर्फ जो विदाउट टैक्स अमाउंट बनता है 100 रुपया वो दे दिया, और बी ने डायरेक्टली गवर्नमेंट को 5 रुपया पे कर दिया। तो इस केस में बी जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है, और गवर्नमेंट उसको क्या दे दे रहा है, क्रेडिट दे दे रहा है, गवर्नमेंट उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दे रहा है। तो जहां पर बी जो है वो लाइबल है डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेमेंट करने के लिए, और उसको उसका आईटीसी भी मिल जा रहा है, उस केस में हम लोग बोलते हैं रिवर्स चार्ज। जहां रेसिपिएंट लाइबल है, मतलब कंप्लायंस का जो झमेला है वो गवर्नमेंट ने रेसिपिएंट पे डाल दिया। क्यों डाला, क्योंकि गवर्नमेंट चाहता था जो सप्लायर है किसी किसी केसेस में क्या हो, कंप्लायंस मुक्त हो जाए, और सामने वाला जो रेसिपिएंट है वो पूरा कंप्लायंस करे और पेमेंट करे गवर्नमेंट को टैक्स। तो ये हो गया रिवर्स चार्ज। आपको समझ में आया होगा। अब हम एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं कि आरसीएम का क्या क्या एग्जाम्पल है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो गुड्स के केस में कैश्यू नट्स, बीड़ी रैपर लीव्स, टबैको लीव्स, सप्लाई ऑफ लॉटरी, सिल्क यार्न, रॉ कॉटन, ये सारी चीजों में आरसीएम है, मतलब जो रेसिपिएंट है वो टैक्स पे करेगा सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। और सर्विसेज की बात करूं तो आप एज एन अकाउंटेंट देखोगे कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, एडवोकेट, स्पॉन्सरशिप, डायरेक्टर, इंश्योरेंस एजेंट, और काफी सर्विसेज है जिसमें क्या है, आरसीएम है, मतलब रेसिपिएंट जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। अब देखिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का। वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब वो इतने नॉलेजेबल लोग नहीं होते टैक्सेस के मामले में। तो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का, उसका कोई भी सर्विस लेता है तो सामने वाला पे करेगा, ठीक है। तो उस केस में गवर्नमेंट ने गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को कंप्लायंस मुक्त कर दिया। अब एडवोकेट बेचारा ऐसे ही परेशान है, आपको तो पता ही है, तारीख पे तारीख बहुत परेशान है। तो वो चाहता नहीं है कि कंप्लायंस का बर्डन वो ले, तो इसलिए गवर्नमेंट ने उसको कंप्लायंस मुक्त कर दिया और बोला कि तुमसे जो भी सर्विस लेगा he or she is liable to pay the tax to the government। समझ में आया आपको। इस वजह से आरसीएम का कंसेप्ट जो है वो लाया गया। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा रिवर्स चार्ज में इन केस ऑफ गुड्स। गुड्स के केस में जब भी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा।
तो रिवर्स चार्ज के केस में डेट ऑन विच गुड्स रिसीव्ड, कब गुड्स मिला है, डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपेंट, रेसिपेंट ने जो पेमेंट करा है वो कब रिकॉर्ड किया है, डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड इन रेसिपेंट बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट से कब पैसा निकल रहा है, और 31st डे ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, 31st डे ऑफ द इशू ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर। तो ये सारे डेट्स के जो भी अर्लियर डेट होगा वो ही माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब तब आपका आरसीएम का लायबिलिटी अराइज होगा। ठीक है, अगर टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑन विच गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट, इफ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन थ्रू अबव पैरामीटर, अगर इसके थ्रू आप डिटरमाइन नहीं कर पाते हो तो जब गुड्स रिकॉर्ड हो रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तब माना जाएगा डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ आरसीएम। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैंने लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे आपको इनवॉइस जो है वो 1/10/2018 को रेज किया गया, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स है 5/10/18, डेट ऑफ पेमेंट इन ऑफ गुड्स 10/10/18, डेट व्हेन पेमेंट डेबिटेड इन बैंक अकाउंट 12/10/18। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई अर्लियर ऑफ दिस डेट, मतलब रिसीट ऑफ गुड्स, पेमेंट, डेट, डेट व्हेन डेबिटेड और 31st डे ऑफ द इनवॉइस, मतलब 5/10 क्या होगा, इज द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट, डेट ऑफ इनवॉइस है 1/10, गुड्स रिसीव हुआ है 15/10 को, पेमेंट जो है वो आपने पहले ही कर दिया 10/10/18 को, और डेट व्हेन पेमेंट डेबिटेड 12/10 को। तो ऑब्वियसली अर्लीस्ट ऑफ दिस डेट्स 15/10, 10/10 और 12/10, 10/10/18। तो डेट ऑफ पेमेंट इन बुक्स इज द टाइम ऑफ सप्लाई। अब 1/10/18 को डेट ऑफ इनवॉइस है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स है 15/10/18, डेट ऑफ पेमेंट इन गुड्स है 12/10, और डेट व्हेन पेमेंट डेबिटेड, पेमेंट पहले डेबिट हो गया 10/10/18, तो 10/10/18 क्या होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई, जब पेमेंट जो है आपके बैंक से निकलेगा। तो व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, तब आपकी रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आएगी। अब बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस, सर्विस के केस में क्या होगा, रिवर्स चार्ज के केस में डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट, पेमेंट आप कब रिकॉर्ड कर रहे हो, डेट ऑन विच पेमेंट कब डेबिट हो रहा है आपके रेसिपिएंट के बुक बैंक अकाउंट से, कब निकल रहा है पैसा, 61st डे ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर, सप्लायर ने जो इनवॉइस इशू किया उसका 61st डे, whichever is earlier। अगर आप अनसर्टेनेबल है, मतलब आप ढूंढ नहीं पा रहे हो कि क्या लायबिलिटी है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे गुड्स के केस में हुआ था कि डेट ऑफ एंट्री ऑफ गुड्स, ऐसे ही सर्विस के केस में डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस। तो अगर आप एक एग्जांपल देखें जो हम लोग बहुत फॉलो करते हैं, तो हमने क्या देखा कि जब पेमेंट जो है रिकॉर्ड हो रहा है या पेमेंट डेबिट हो रहा है या 61st डे ऑफ द इशू ऑफ इनवॉइस, तो पेमेंट या तो रिकॉर्ड या डेबिट या तो इनवॉइस है आपके पास, तो 61st डे व्हिचएवर इज अर्लियर। अब एक एग्जांपल मैंने लिया है, गोल्डन इंडस्ट्री लिमिटेड एंगेज्ड द सर्विस ऑफ संधू ट्रांसपोर्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ अ कंसाइनमेंट ऑन 25/12/17 and made advance payment कर दिया है 25/12/17 को। However, the consignment could not be sent immediately on account of strike के कारण तुरंत नहीं पहुंच पाया, सेंट हुआ है 20/1/18 को, इनवॉइस मिला है ट्रांसपोर्टर का 22/1/18। तो कब टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट सर्विस जनरली रिवर्स चार्ज में होती है। रिवर्स चार्ज मतलब जो उनसे सर्विस ले रहा है, the person is liable to pay the tax to the government। अब देखिए पेमेंट जो है पहले से ही मिल गया, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट, डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इन दिस केस पेमेंट प्रीसीड द 61 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब पेमेंट पहले ही मिल गया आपको, एडवांस पेमेंट हो गया, तो 25/12 जो होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब उस दिन आपकी रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी अराइज हो रही है। अब देखिए रिवर्स चार्ज के केस में एक जो है सेल्फ इनवॉइसिंग, इस केस में आप जिससे परचेज कर रहे हो या जिससे आप सर्विस ले रहे हो वो आपको जीएसटी का इनवॉइस तो देता नहीं,
क्योंकि वो या तो अनरजिस्टर्ड होता है या तो उसको तो पेमेंट करनी ही नहीं है जीएसटी की, आपसे कलेक्ट करना ही नहीं है, तो आपको जीएसटी रिलेटेड इनवॉइस खुद से बनाना पड़ता है। जो भी रेसिपेंट है, जैसे मैं किसी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से सर्विस ले रही हूँ, तो उस केस में वो जीएसटी की इनवॉइस तो देगा नहीं, क्योंकि वो रिवर्स चार्ज में मुझे ही पेमेंट करना है जीएसटी। तो उस केस में मुझे सेल्फ इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी। तो व्हेन यू परचेज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर and the purchase is applicable for RCM, you will have to make a self invoice. This is because the supplier cannot issue a GST compliant invoice, passing the burden of tax payment to you. Obviously सामने वाला तो GST की invoice नहीं करेगा, तो मुझे self invoicing करना है। अब how do I calculate RCM? एक confusion आती है कि मैम RCM की जो liability है वो मैं कैसे निकालूं। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, जैसे सपोज कीजिए नहाटा प्लास्टिक रिसीव कर रहा है सर्विस ओम एंटरप्राइज का, जो एक गुड्स ट्रांसपोर्ट की एजेंसी है, वर्थ ₹10,000। तो सबसे पहले जो अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से सर्विस ले रही हो, तो जनरली वो रिवर्स चार्ज में कवर्ड होता है। अगर वो आप पे 12% चार्ज नहीं करता, तो जनरली क्या होता है कि आपका रिवर्स चार्ज पे ही कवर होता है। तो टैक्स रेट 5% एप्लीकेबल है। नाटा प्लास्टिक उसे कितना देगा? ऐसे टोटल तो वो 10,000 प्लस 5%, मतलब 10,500 उसकी लाइबिलिटी है देने की, लेकिन जीटीए को वो 10,000 देगा और गवर्नमेंट को वो 500 देगा। मतलब जीटीए को तो 10,000 दे रहा है। अब कैसे कैलकुलेट हो रहा है कि 10,000 का सर्विस मिल रहा है, उसमें 5% जो है वो जीएसटी है, तो 10,000 इंटू 5% दैट इज 500। तो 5% 10,500 जो है वो टोटल वैल्यू होगा, जिसमें से 10,000 वो जीटीए को देगा और 500 जो है वो डायरेक्टली जो है किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। ठीक है, सेल्फ इनवॉइस क्रिएट करके डायरेक्टली गवर्नमेंट को देगा। और कहां से गवर्नमेंट को देगा? जीएसटीआर 3B से। जीएसटीआर 3B के थ्रू हम पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, अब हाउ आईटीसी वर्क्स इन आरसीएम। सबसे पहले सबसे बड़ा कंफ्यूजन, हम जो आरसीएम का सर्विस ले रहे हैं वो मेरा इनपुट है या आउटपुट है? ऑब्वियसली हम सर्विस ले रहे हैं, और जो हम टैक्स पेमेंट कर रहे हैं इन केस ऑफ आरसीएम, दैट इज माय इनपुट टैक्स, जिसका मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। आई विल गेट व्हाट? आई विल रिसीव इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, तो इन द रेगुलर सिस्टम क्या होता है? The recipient has to ensure that supplier declare the invoice on which recipient has to claim ITC. अब जनरली क्या होता है, देखिए अब गवर्नमेंट ने ऐसी सिस्टम बना दी है कि अगर सामने वाला जीएसटीआर 1 में अपना इनवॉइस नहीं चढ़ाता है, सामने वाला इनवॉइस चढ़ा रहा नहीं है ना, तो हम लोग क्रेडिट नहीं ले सकते। ऐसा सिस्टम बन गया ना कि सामने वाले को जीएसटीआर 1 में अपना डिटेल्स देना पड़ेगा, तभी हम क्रेडिट ले पाएंगे। लेकिन आरसीएम के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आरसीएम के केस में रेसिपेंट की ही लाइबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट को पे करे और फिर आईटीसी क्लेम करे। तो ये याद रखिए कि जो है रेसिपेंट वो डिस्चार्ज करेगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से अपनी जो भी लाइबिलिटी। पहले तो भैया पैसा दो, उसके बाद आईटीसी लो। तुम सप्लायर को भी टैक्स का पैसा नहीं दोगे, गवर्नमेंट को भी पैसा नहीं दोगे, तो आईटीसी कैसे लोगे? तो सबसे पहले यू नीड टू पे टू द गवर्नमेंट एंड देन यू नीड टू क्लेम द आईटीसी। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करना है, फिर क्रेडिट जो क्लेम करना है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से क्लेम करना है। तो दो चीज हो गई, आपकी इनपुट टैक्स ही है वो, लेकिन आप जो है सप्लायर के थ्रू पेमेंट नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हो। और डायरेक्टली गवर्नमेंट को जब आप पेमेंट करते हो उसके बाद आपको क्रेडिट मिल जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, सब कंफ्यूज रहते हैं कि कैन वी क्लेम आईटीसी ऑन द सेम मंथ? जो आरसीएम मैंने पेमेंट करा है उसी मंथ में उस आरसीएम का मैं क्या आईटीसी क्लेम कर सकती हूँ? Yes, you can claim the input tax credit on RCM in the same month when you paid the GST. जैसे ही आप पे कर रहे हो वैसे ही आप जो है RCM क्लेम कर सकते हो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका आईटीसी है आप तुरंत क्लेम कर सकते हो उसी मंथ में। अब इसकी जर्नल एंट्री जो एक कंफ्यूजन रहती है कि मैम इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है आरसीएम की, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मेरे लिए या तो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा या इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो डिपेंड करता है कि मैंने परचेज के दौरान ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिया है या सेल के दौरान।
सेल के दौरान तो मेरा कैरेज आउटवर्ड होता है, वो मेरे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और परचेज के दौरान जब मैं कोई एक्सपेंसेस बेयर करती हूँ तो वो मेरे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अब देखिए ये इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी जो है ये मेरा डेबिट होगा, क्योंकि ये मुझे क्लेम करना है। टू पार्टी मतलब सामने वाला मेरा क्रेडिटर है, उसको मुझे पैसा देना है, तो वो क्रेडिट होगा। और क्रेडिट क्या होगा, इनपुट सीजीएसटी आरसीएम पेबल टू इनपुट एसजीएसटी आरसीएम पेबल, तो ये जो है क्रेडिट होगा। तो आप बोले मैम ये डेबिट तो इनपुट सीजीएसटी हो गया, लेकिन इनपुट सीजीएसटी आरसीएम पेबल जो है वो क्रेडिट क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर हियर लाइबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई ये क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, मुझे मेरी लाइबिलिटी है एज अ रेसिपिएंट टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, इसलिए क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में ये जो है मेरे एसेट साइड को इफेक्ट करेगा। तो आप बोलोगे मैम क्यों? इसलिए एसेट साइड को इफेक्ट करेगा क्योंकि मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा आगे जाके, मेरा जो भी लाइबिलिटी होगा वो उसके थ्रू मैं पेमेंट कर सकती हूँ, मेरे आईटीसी के थ्रू। ठीक है, और ये जो है मेरी लाइबिलिटी है, इसको मेरे को कैश में ही पेमेंट करना होगा। तो एक कंफ्यूजन रहता है मैम ये आरसीएम की लाइबिलिटी क्या मैं क्रेडिट से पेमेंट कर सकती हूँ? नहीं, आप पहले कैश से पेमेंट करो, ये आपका इनपुट टैक्स है, आपका आउटपुट टैक्स नहीं है ये। आप पहले कैश से पेमेंट करो, फिर उसके बाद आप अपना आईटीसी क्लेम करो। तो यही है कि कैश से जो है या बैंक से जो है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से आपको पेमेंट करना पड़ेगा, अपने लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करना होगा। यू नीड टू डिस्चार्ज योर लाइबिलिटी, राइट? Okay, now very important, there is a confusion in this. RCM effects in GSTR 3B. GSTR 3B में RCM का क्या इफेक्ट होगा? तो आप देखिए ये जो टेबल है मैंने दिखाया है आप लोगों को, तो ये टेबल है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, टेबल 3.1। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है एक बार मैं समराइज कर देती हूँ। मैंने ये आपको बताया कि मैम ये जो आरसीएम है ये मेरी इनपुट टैक्स ही है, ये मेरी लाइबिलिटी है गवर्नमेंट को देना और क्रेडिट क्लेम करना। इसमें आपको आईटीसी तब मिलता है जब आप डिस्चार्ज कर देते हो अपनी लाइबिलिटी, और फिर आप अपना क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। आप डिस्चार्ज कैसे करोगे लाइबिलिटी? कैश लेजर के थ्रू आपको डिस्चार्ज करना है। और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ आरसीएम अलग होता है और सर्विस के केस में अलग होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इफेक्ट क्या आएगा 3B में। 3B में टेबल 3 जो होता है वो डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज का सेक्शन होता है। उसमें आपका डी जो है, डी रो, उसमें आएगा इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज। ये यहाँ पर जो है आपकी जो भी लाइबिलिटी है वो आती है। तो आपका जो आरसीएम है वो लाइबिलिटी भी है और असेट भी है, जो भी आपकी लाइबिलिटी है, और आपके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट भी है, दोनों है, क्योंकि पहले आपको डिस्चार्ज करना है फिर उसको क्लेम करना है, राइट? तो ये टेबल 3 में डी सेक्शन में आएगा। दूसरा, एलिजिबल आईटीसी जो टेबल 4 है उसमें ये आएगा इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, वो उसमें आएगा, राइट? ताकि आप अपना जो भी क्रेडिट है वो क्लेम कर सको। तो दो सेक्शन में ये इफेक्ट होगा। अब 2B में कैसे आएगा? अब सामने वाला अगर रजिस्टर्ड है, जैसे आपका सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है तो वो 2B में शो करेगा, राइट? 2B उसका वो GSTR 1 में शो करेगा। लेकिन GSTR 3B जो है वो तो पेमेंट का डिटेल जाता है, GSTR 1 में जितना भी सेल का है वो डिटेल जाएगा। तो सामने वाला शो करेगा GSTR 1 में एज अ RCM, सामने वाले के लिए मतलब सप्लायर जो है उसके लिए क्या है कि रेसिपिएंट पे करेगा गवर्नमेंट को। तो वो कैसे शो करेगा, मैं थोड़ा जूम करती हूँ। देखिए ये 2B का मेरा एक एक्सट्रैक्ट है, इसमें आपका GSTN नंबर दिख रहा है, सप्लायर का ट्रेड नेम दिख रहा है, होगा आपको ट्रेड या लीगल नेम, इनवॉइस नंबर आपको दिख रहा है, इनवॉइस टाइप क्या है, इनवॉइस डेट क्या है, और इनवॉइस वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई। नाउ दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज, ऑब्वियसली वो क्या करेगा, जब वो GSTR 1 भरेगा तब वो लिखेगा कि सप्लाई अट्रैक्ट कर रहा है रिवर्स चार्ज, मतलब सामने वाले को भैया पैसा देना, आई एम नॉट लायबल टू पे एनी मनी, राइट? तो सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज यस हो जाएगा, रेट वो बता देगा, तो ये आपके 2B में शो करेगा। अब एक क्वेश्चन आता है जो बहुत जन मेरे से पूछते हो,
पूछते हैं कि मैम मेरे टूबी में जितना रिवर्स चार्ज शो कर रहा है उतना ही तो मैं पेमेंट करूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। टूबी में उतना ही रिवर्स चार्ज शो करेगा जो सामने वाला अगर रजिस्टर्ड है तो दिखाएगा। अब हो सकता है सामने वाला अनरजिस्टर्ड हो, तो वो जो है टूबी में रिफ्लेक्ट बिल्कुल नहीं करेगा। इट वोंट बी रिफ्लेक्टेड इन टूबी। तो उस केस में अगर सामने वाला कोई एडवोकेट है या जीटीए है या इंश्योरेंस एजेंट है या स्पॉन्सरशिप का सर्विस दे रहा है जो अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, जिस कारण टूबी में आपका नहीं आ रहा है, तो आपको खुद से जानना होगा कि ये मैंने सर्विस लिया है, और खुद से आपको जो है टैक्स पेमेंट करना होगा और आईटीसी क्लेम करना होगा। सो दिस इज द बिगेस्ट थिंग जो लोग देखते ही नहीं है कि यार मेरे तो आ रहा नहीं है, मैं क्यों पे करूं। अरे ऑब्वियसली अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो आपके टूबी में तो आएगा ही नहीं आरसीएम का सर्विस, तो आपको खुद से पेमेंट करना पड़ेगा। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब बात करते हैं जो सप्लायर है वो जीएसटीआर 1 में कैसे दिखाएगा, हाउ ही विल शो इन जीएसटीआर 1। तो सिंपली देखिए, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जब वो B2B इनवॉइसेस में जाएगा ना जीएसटीआर 1 के, तो सिंपली वो क्लिक करेगा सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज, उसको क्लिक कर देगा, ठीक है, और वो डिटेल्स डाल देगा, जो भी उसका रेसिपिएंट है उसका पूरा डिटेल प्लस टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स का डिटेल जो है वो डाल देगा। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज को टिक करेगा, ठीक है। अब हम पोर्टल की तरफ रुक करते हैं और एकदम आपको और डिटेल में दिखा देती हूँ कि कैसे शो करना है, क्या करना है। तो हम पोर्टल की तरफ रुक कर रहे हैं। पोर्टल में हम आ चुके हैं। अब हम रिटर्न डैशबोर्ड की तरफ रुक करते हैं। रिटर्न डैशबोर्ड की तरफ रुक करने के बाद मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ। पीरियड हमारा नवंबर होगा, मैंने नवंबर सिलेक्ट कर लिया है और सिंपली सर्च करना है। जीएसटीआर 1 हमने फाइल कर लिया है। 3B में हम प्रिपेयर ऑनलाइन में एक बार जाते हैं। 3B बेसिकली पेमेंट का डिटेल हम डालते हैं, सेल्स और वगैरह, सेल्स आईटीसी। डू यू वांट टू फाइल अ नल रिटर्न? नो, क्लोज कर लेते हैं हम इसको। अब यहाँ पर देखिए टेबल 3.1 आपको दिख रहा होगा। 3.1 टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई। तो यहाँ पर अंदर जाएंगे हम, ये डेटा आपका 2B से ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा और आप चेंज कर सकते हो। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई आपकी सप्लाई है जो आरसीएम रिलेटेड है तो आपको यहाँ पर भी डालनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर लाइबल टू पे द टैक्स, ठीक है। तो ये अमाउंट जो है वो ऑटो पॉपुलेटेड है, आपको 3D में डालना है जो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद आपको 4, जैसे यहाँ पर मैंने 738 डाला है, ऑटो पॉपुलेटेड हुआ है 2B से 738.75। और यहाँ पर देखिएगा एलिजिबल आईटीसी में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर एक सेक्शन आता है इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज। यहाँ पर भी आपको 738.75 जो है वो डालना है, या आपका ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। अगर आपका रजिस्टर्ड पर्सन ने दिखाया है 2B में तो 2B से ऑटो पॉपुलेट। 2B में क्या आता है, जितना भी सप्लायर जो है वो दिखाते हैं वो आता है। तो ये डिटेल है। अब सिंपली आप सेव करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट में अगर जाओगे तो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। यहाँ पर अगर आप नीचे जाते हो तो यहाँ पर एक सेक्शन आता है कि कितना आपको आईटीसी से पे करना है और कितना आपका रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी है। तो रिवर्स चार्ज की आपकी लाइबिलिटी 739 है, जो आप आईटीसी से पे नहीं कर सकते। ये याद रखिएगा, रिवर्स चार्ज के लिए पैसा चाहिए, पैसा से पेमेंट करना होगा। तो एडिशनल कैश रिक्वायर्ड जो है वो रिवर्स चार्ज रिलेटेड आपका 739 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये हमें हमेशा याद रखना है, जो हम गलती करते हैं हमेशा, ठीक है। तो हमारा 2 सेक्शन में आता है, टेबल 3 टेबल 4 में। तो दोनों में आपको डाला। मैं एक बार बैक प्रेस करके जा रही हूँ अपना जीएसटीआर 2B में। मैं नवंबर के जीएसटीआर 2B में जा रही हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए जीएसटीआर 2B जो आपका आईटीसी स्टेटमेंट है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली डाउनलोड कर लीजिए। आपके पास JSON फाइल और एक्सेल फाइल डाउनलोड का ऑप्शन है। मैं एक्सेल कर लेती हूँ। एक्सेल करने के बाद आप एक बार ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपका आता है डेटा। ओपन कर लिया है, मैं अनेबल एडिटिंग कर देती हूँ। उसके बाद B2B में जाती हूँ। तो B2B में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनलैंड वर्ल्ड लॉजिस्टिक अगर आप देखोगे, थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ, मैं जूम कर रही हूँ।
यहाँ पर इनलैंड वर्ल्ड लॉजिस्टिक का देखिए सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज यस 5% के हिसाब से देखिए यही टोटल अमाउंट अगर आप करोगे तो 738.75 इज लाइबल टू रिवर्स चार्ज। तो यहाँ पर भी दिखा रहा है क्योंकि सामने वाली पार्टी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसने जीएसटीआर 1 भरा होगा और इसलिए जीएसटीआर 2 में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब हम दूसरी जगह जाते हैं और जीएसटीआर 1 में देखते हैं कि कहाँ डिटेल जो है हमें डालना होता है एज अ सप्लायर। रेसिपिएंट को नहीं डालना है जीएसटीआर 1 में कोई भी डिटेल, लेकिन अगर मेरा सामने वाला पार्टी है तो वो कैसे डालेगा, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मैं दिसंबर में एक बार जाती हूँ, प्रिपेयर ऑनलाइन करती हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर B2B इनवॉइसेस के सेक्शन में एड रिकॉर्ड करेगा, वो एड रिकॉर्ड करेगा और यहाँ पर सिंपली सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज को उसको क्लिक करना है और वो अपना जो भी सप्लायर है उसका डिटेल डाल देगा। ठीक है, जो भी डिटेल है पीओएस जैसे दिल्ली अगर डालती हूँ तो यहाँ पर देखिए खुल जाता है अपने आप ऑप्शन, टैक्सेबल वैल्यू रेट के हिसाब से वो डालेगा, जैसे वो उसने 5% में डाला होगा और अमाउंट ऑफ टैक्स अपने आप पॉपुलेटेड हो जाता है, जैसे उसने अगर ये डाला होगा तो अपने आप ये बन के आ जाएगा। तो वो जो सप्लायर है वो जीएसटीआर 1 यूज करेगा, मैं 3B और 2B के हिसाब से जो भी है रिटर्न फाइलिंग करूंगी। देखिए एक और सेक्शन आता है जो हम लोग नजरअंदाज करते हैं, जो बहुत अच्छी सेक्शन है हमारे लिए। सर्विसेज में जाइए, रिटर्न में जाइए, रिटर्न में जाने के बाद टैक्स लाइबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन में आप जाइए। मैं 21-22 का ले लेती हूँ फाइनेंशियल ईयर। ये लेने के बाद आप देखिएगा आपको नीचे एक सेक्शन मिलता है टैक्स लाइबिलिटी ड्यू टू रिवर्स चार्ज। अगर आप उसको एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पर देखिए 738 नवंबर का आ रहा है, लेकिन मैंने 3B में जो है अभी तक दिखाया नहीं, ऑब्वियसली ड्यू डेट पड़ा हुआ है इसलिए मैंने अभी तक दिखाया नहीं। 2B में 738 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर अक्टूबर में 659 आ रहा था 2B में, लेकिन मैंने पेमेंट ज्यादा किया। बोले कि मैम आपने पेमेंट क्यों ज्यादा की है, आपने 3B में ज्यादा क्यों दिखाया? यार मेरा अनरजिस्टर्ड पार्टी से जो है वो परचेजेस होगा जो 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ होगा, मुझे तो आरसीएम में पेमेंट करना होगा। अगर वो जीटीए है, एडवोकेट है, कोई और अनरजिस्टर्ड पार्टी है रिलेटेड टू आरसीएम, तो मुझे पेमेंट करना होगा। तो ऐसे आप देख सकते हैं हर एक मंथ का। तो पोर्टल बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रही है, प्लीज जाके जरूर देखिए और अच्छे से कंप्लायंस कीजिए। होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट में लिखिए और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए जरूर लिखिए, और आपको हम लोग का वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है प्रॉपर, प्लीज लिखिए जरूर ताकि हमें भी इंकरेजमेंट मिले। तो थैंक यू सो मच गाइस, होप ये वीडियो आपके लिए आसान था। थैंक यू।